सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। आज प्रोग्राम में रूस के यूक्रेन पर किए गए हमले और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज चौथा दिन है। रूसी फौज यूक्रेन की कैपिटल कीव में दाखिल हो चुकी है और सड़कों पर जंग का आगाज हो गया है। रूस के इन बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए आलमी बिरादरी ने रूस पर सख्त तरीन सैंक्शंस लगाए हैं। काफी बहस के बाद आज रूस के कुछ बैंकों पर स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग पेमेंट सिस्टम पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 2 रोज पहले अमेरिका और अल्बानिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लेकर आए, जिसे रूस ने वीटो कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो कुल मिलाकर 15 मुल्कों ने इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग करनी थी, जिसमें से 11 मुल्कों ने रूस के खिलाफ वोटिंग की। भारत, चीन और यूएई इस वोटिंग में शामिल नहीं हुए। चीन के इस वोटिंग में शामिल ना होने की एक खास वजह बताई जाती है। इसी महीने की शुरुआत में चीन और रूस के दरमियान हुए एक मुआहदे की। दोनों मुल्कों के दरमियान एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय पाया गया कि रूस और चीन हर महाज पर एक दूसरे का साथ देंगे। भारत के वोटिंग में शामिल ना होने पर भारत को रूस के साथ खड़ा देखा जा रहा है। इस जंग में भारत के स्टैंड को लेकर भी खासा बात हो रही है। एक तरफ पूरी दुनिया रूस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अपने 2 दिन के दौरे पर रूस गए, ठीक उसी वक्त में जब इस जंग का आगाज हुआ। पाकिस्तान में उनके इस दौरे को लेकर अलग अलग राय है। इस जंग के पीछे आखिर वजह क्या है? ये जंग और कितने दिन चलेगी? क्या रूस को इस जंग को रोककर बातचीत के लिए मनाया जा सकता है? अमेरिका और यूरोपियन मुल्क यूक्रेन का किस हद तक साथ देंगे? इस जंग का नेचर और कैरेक्टर क्या है? इस जंग का असर हमारे खित्ते, खुसूसन भारत और पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम हमारे आज के इस प्रोग्राम में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने। आप पाकिस्तान के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं। सर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। भारत से हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल बीके शर्मा साहब ने। आप डायरेक्टर हैं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन के। सर, आपका भी वक्त का शुक्रिया और प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया अरविंद। सबसे पहले जनरल शर्मा, मैं आपकी तरफ आता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो जंग हो रही है, इसके पीछे जो रीजंस हैं, क्या वजह है, वो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। शुक्रिया अरविंद, सबसे पहले कि आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया और ये एक प्रिविलेज है मेरे लिए कि मैं जनरल लोधी, जो कि बहुत ही सीजन्ड एनालिस्ट हैं, उनके साथ इस डिबेट में आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ को हमारे जैसे जो एनालिस्ट हैं, उनको एक इमोशनल व्यू पॉइंट से हमें ये चीज़ नहीं देखनी है, बल्कि एक रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भी एक सिचुएशन डेवलप होती है, उसके कॉजेस, उसके इफ़ेक्ट्स, उसके आउटकम्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर हम इस फ्रेमवर्क में एक चीज़ को देखें तो शायद हमें उस चीज़ का जो एनालिसिस है, उसकी असेसमेंट है और जो उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो बेहतर होगा। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले कि यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। आप देखें कि ये यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ मास, रशिया के बाद, और इसकी सेंट्रल लोकेशन ऐसी है कि ये पूरा यूरेशिया का एक हार्टलैंड आप इसको समझ लें। और अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक एपी सेंटर था केवन रशियन और रूसो एम्पायर का। लेकिन हम हिस्टोरिकल पास्ट में ना जाते हुए इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है मॉडर्न एरा के अंदर, वो देखें कि एक
ये नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन में यह आता है और यहाँ एक इस खित्ते में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैप है जिसका नाम है कार्पेथियन गैप, जो 500 माइल्स है। और पुराने जमाने में 1812 में जो नेपोलियन की इन्वेजन रशिया की हुई वो यहाँ से ही आई और उसमें बेलारूस तब एक बफर स्टेट का रोल इसने अदा किया। फिर 1941 में जब हिटलर ने रशिया के ऊपर अटैक किया तो फिर अटैक इसी डायरेक्शन से आया और उस वक्त बेलारूस और यूक्रेन जो है वो एक बफर स्टेट की तरह उन्होंने काम दिया। लेकिन ये सारे जो डायनामिक्स थे इनमें चेंज तब आई जब जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गई और वो एक स्ट्रेटजिक शॉक था। और दूसरा स्ट्रेटजिक शॉक जो रशिया के लिए था वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोवियत यूनियन था। अब जब बाइफर्केशन हुई, इस यूनिफिकेशन हुई जर्मनी की, तो उस वक्त नाटो और अमेरिका ने ये एश्योरेंसेस दी रशिया को कि हम एक्सपेंशन ऑफ नाटो नहीं करेंगे क्योंकि वार्सा पैक्ट तो खत्म हो गया था। और रशिया उस वक्त चाहता था कि वो या तो नाटो ज्वाइन करे या यूरेशिया की या यूरोपियन सिक्योरिटी सिस्टम का एक हिस्सा बने। लेकिन ये चीजें हुई नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि 1999 में एक यूनिलैटरल एक्शन किया नाटो ने जिसमें वो यूनिलैटरल विदाउट यूएन सैंक्शन के वो उन्होंने आके कोसोवो में अटैक कर दिया। आपको पता है सर्बिया का जो हिस्सा हुआ, तो वो एक एक्शन था। फिर उसके बाद बहुत सारे कलर्ड रेवोल्यूशन जो हैं वहां आने शुरू हो गए। आप देखें उसमें जॉर्जिया का कलर रेवोल्यूशन 2003 में, यूक्रेन का 2004 में, किर्गिस्तान का 2005 में, और फिर ये जो CIS के 15 कंट्री से वहाँ एक रेस शुरू हुई उनका यूरोपियन यूनियन और नाटो को ज्वाइन करने के लिए। 14 कंट्रीज ने एक बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के अंदर नाटो ज्वाइन करना शुरू कर दिया। उसके बाद 2008 में जो नाटो का समिट हुआ उसमें बुश ने ये बिल्कुल ऑफर खुल्लम खुल्ला कर दी कि हम जॉर्जिया और यूक्रेन को वेलकम करते हैं नाटो के अंदर आने के लिए। अब जब ये सारी चीज हो गई शुरू तो इससे क्या है इरिटेट हो गया रशिया की ये तो हो सकता है मेरी सेकंड बाल्कनाइजेशन का चक्कर डाल रहे हैं कि मेरे आसपास के जितने इलाके हैं उनको तो ये नाटो मींस फिजिकल डिप्लॉयमेंट होगी नाटो ट्रुप्स के, उनके आर्म्स वगैरह डिप्लॉय होंगे। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने जाके साउथ ओसेशिया और अबकाजिया जो जॉर्जिया के हिस्से थे उसके ऊपर हमला किया। इट वाज अ रिएक्शन to American and NATO over activism in Eurasia। उसके बाद चीजें चलती रही, उनको उन्होंने इंडिपेंडेंस दिया। फिर दूसरा 2014 में जब जो रशिया प्रो रशिया प्रेसिडेंट था उसको ओस्ट कर दिया और नया प्रेसिडेंट आया तो एक बार फिर से ये बातचीत चल पड़ी कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो जाएगा। और उसका क्या रिएक्शन था जब वहां पे अपराइजिंग हुई वो मैदान स्क्वायर के अंदर, तो रशिया ने क्राइमिया के ऊपर अटैक कर दिया। बिकॉज क्राइमिया उनके लिए बहुत जरूरी है, उनकी डोमिनेंस जो ब्लैक सी के अंदर है, उनके जो पोर्ट्स हैं स्वेस्तापुल वगैरह उसके लिए बहुत जरूरी है। और साथ में ब्लैक सी से ही वो मेडिटेरियन सी बॉस्फोरस जो से मेडिटेरियन सी के अंदर जाते हैं और मेडिटेरियन सी में भी उनके बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जो उनका जो स्ट्रैटेजिक एनवेलप है वो वेस्ट एशिया में उसको इंक्रीज करता है। तो उन्होंने ये जो क्राइमिया को एनेक्स किया, रेफरेंडम हुआ और जो दो एरियाज थे दोनेत्स्क और ये जो दूसरा जो एरिया है वहाँ जिसको हम लुहांस्क, उनको इन्होंने इंडिपेंडेंस करार दी क्योंकि वो रशियन डोमिनेटेड एरियाज हैं। और उसके बाद आपको पता है कि वहां पे मिन्स्क एग्रीमेंट 2014 में हुआ, 2015 में हुआ, लेकिन उसकी जो गारंटीज थी उनको जमीन के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके चलते हैं 2019 के अंदर क्या है, ब्रिटिश और यूएस ने ब्लैक सी के अंदर एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी। बिल्कुल एक तो एक्सपेंशन की बात है, ऊपर एक्सरसाइजेस शुरू कर दी। और ब्रिटेन ने यूक्रेन को ये भी बोला कि हम आपके दो यहाँ पे नेवल बेसिस हैं उनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर
2020 में क्या हुआ कि उन्होंने एक ट्रीटी साइन की यूक्रेन के साथ, जिस बोलते हैं एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर ट्रीटी फॉर नेटो। और जो प्रेसिडेंट था यूक्रेन का, उसने खुल के आके ये बोला कि मैं नेटो को ज्वाइन करता हूँ। और उसके बाद जो है डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई, जो है रशिया की, जो इन्होंने पोस्टिंग करनी शुरू कर दी। और इन्होंने जो अपना जो भी उनके लिवरेजेस थे ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर, उनको इन्होंने बेफअप करना शुरू कर दिया। अब इस वक्त स्टेज ये थी कि यूरेशिया एक बार फिर से 1945 के बाद जो यूरेशिया में बैलेंस ऑफ पावर है, उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। क्योंकि पहले जो अमेरिकन असेंडेंसी जो थी इस रीजन के अंदर, उसका रिलेशनशिप था, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स अफगानिस्तान को लेके थे, रशिया को लेके थे, चाइना को लेके थे और ईरान को लेके थे। और वो इस रीजन पे और ज्यादा हावी होना चाहते थे, ताकि वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो गैस सप्लाईज है ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप को, वो नए रूट ढूंढे, मेडिटेरियन के थ्रू, कैस्पियन सी के थ्रू, टर्की के थ्रू, ताकि रशियन डिपेंडेंस वो खत्म हो जाए। और वो साथ में चाहते थे कि एक यूएन कंप्लाइंट रिजीम जो है वो इस पूरे एरिया CIS कंट्रीज में आए। ठीक है, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इससे जो रशिया का जितना भी सिक्योरिटी कैलकुलस था वो डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज दे थिंक दिस एंटायर एरिया ऑफ CIS कंट्रीज एंड ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी एंड ऊपर जो बाल्टिक सी का एरिया है, ये उनका एक नेचुरल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। और अगर कोई भी उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो एक रेड लाइन है, वो जो टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है, उसको क्रॉस करने की कोशिश करता था। तो उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन करना शुरू कर दिया। और उसी रिएक्शन की वजह थी कि एक तो उन्होंने जो मिलिट्री पोस्टिंग करनी शुरू कर दी बेलारूस में, क्राइमिया में और ईस्टर्न यूक्रेन के ऑपोजिट। दूसरा, उन्होंने ये जो गैस वाला चक्कर है उसमें उसको दे स्टार्टेड यूजिंग एज अ टूल ऑफ स्ट्रेटेजिक कोएर्शन। अब जब ये बात बनी नहीं और उनके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जिनको लेके वो नेगोशिएशन करना चाहते थे, पहले था कि यूक्रेन नेटो में या यूरोपियन यूनियन में ना शामिल हो, वन। सेकेंड थिंग, जितनी भी डिप्लॉयमेंट नेटो की इन एरियाज में है उसको खासकर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और उनकी जो ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी, उसको थिन आउट किया जाए। ठीक है, और जो जितने भी राइट्स हैं उनका जो डायस्पोरा रशियन, उनकी जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन जब दूसरी तरफ से अमेरिका और यूक्रेन ने एक बहुत हार्ड पोजीशन ली, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम ये एक मिलिट्री ऑफेंसिव करेंगे। और उसके पर्पस जो उन्होंने बोले हैं, सबसे पहले वो बोलते हैं कि हम डी-नाजिफिकेशन करेंगे यूक्रेन की, जिसका मीनिंग ये है कि रिजीम चेंज। सेकंड इज डीमिलिटराइजेशन की वो ऑफेंसिव इस किस्म का उन्होंने किया ताकि उनकी मिलिट्री को वो तहस नहस कर दें, ताकि वो दोबारा से एक नई मिलिट्री फोर्स वहां पे आए। इनका एक ये भी ऑब्जेक्टिव कि वो डी फैक्टो ट्राइफर्केशन करें यूक्रेन की, जिसमें एक जो कैथोलिक चर्च डोमिनेंट एरियाज है वेस्टर्न, दूसरा जो है ऑर्थोडॉक्स चर्च वाला एरिया और तीसरा क्रीमिया, ये तीन एंटिटीज बने। मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ अ फेडरल अरेंजमेंट दे कैन डू। चौथा उनका है कि किसी भी तरीके से इन कंट्रीज को ये रेड लैंड दी जाए। एंड अब ये इशारा वो कर रहे हैं फिनलैंड और स्वीडन की तरफ भी कि वो यूरोपियन यूनियन या नेटो की तरफ ना जाएं। और they want America and NATO to thin out their deployment from Eastern Europe countries, Central Europe की जो countries हैं, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड। और वो चाहते हैं कि एक नया मॉडस विवेंडाई जो है पैदा हो बिटवीन रशिया, नेटो एंड अमेरिका, जिसके अंदर उनके जो जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो मैं अपना इनिशियल रिस्पांस यहीं तक छोड़ता हूं और फिर आगे बातचीत करें। आपने बहुत ही तफसीलन अपनी बात रखी। मैं जनरल लोधी की तरफ जाना चाहता हूं। जनरल साहब, आपने जनरल शर्मा की बात सुनी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। इन्होंने उस खित्ते के अंदर जो भी कंपीटिंग
स्ट्रेटेजिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हवाले से बात की है। इस हवाले से अगर आप कुछ ऐड करना चाहें और जो जनरल साहब ने कही उसमें अगर आप कुछ इजाफा करना चाहें तो प्लीज। जी, मेरा ख्याल है कि जनरल शर्मा ने इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बातचीत की है कि मजीद इसमें ऐड करने वाला कुछ नहीं। इसका अगर मैं लुबे लुबाब आप कहें कि जी वो कंक्लूजन टाइप हो, तो बेसिकली ये जंग है अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने की, ये जंग है एक दूसरे के को छोटा करने की, ये कंपटीशन है। और वो जो क्लॉजवर्थ ने कहा था कि वॉर इज द कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी, तो जब पॉलिटिक्स जहां पर काम नहीं कर पाती या इकोनॉमिक पॉलिसीज काम नहीं कर पाती, तो फिर वो बजंग आमद, वो तंग आमद बजंग आमद की बात है। आपको पता है कि देयर द कंटिन्यूस कन्फ्रंटेशन रशिया और अमेरिका की। अगर आप सीरिया को देखें, अगर आप ईरान को देखें, तो जैसे ये साइडें लेते हैं। और फिर मेरा ख्याल एक और थिंकिंग चल रही होगी अमेरिका में, दो वी हैव नॉट सीन इट ओपनली, लेकिन ये हो नहीं सकता कि ये ना हो कि जो उनके मिलिट्री थिंकर्स हैं, दे मस्ट बी थिंकिंग कि चाइना इज ग्रोइंग इकोनॉमिकली एंड आल्सो मिलिटरीली, एंड रशिया इज आल्सो रिसर्जिंग, एंड दे आर आल्सो ट्राइंग टू कम टुगेदर। तो ये अगर चाइना और रशिया मिलकर एक पोल बन जाए तो ये तकरीबन न्यूट्रलाइज करते हैं। वैसे तो जब ये चाइनीज सदर और रशियन सदर ने ये जो इनकी लास्ट स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे जहां तक जाना पड़े, अभी दिस इज वेरी मीनिंगफुल। तो ये आप समझ लें कि ये मिलकर एक अच्छा पोटेंट पोल जो है ना वो बन जाता है। तो अभी मैं ये बात कर रहा था कि मिलिट्री थिंकर्स इन अमेरिका, दे मस्ट बी थिंकिंग के व्हाट इज द राइट टाइम टू रिस्पॉन्ड, कि क्या चाइना को और रूस को और नजदीक आने दिया जाए और चीन की जो मिलिट्री कुव्वत है इसको और बढ़ने दिया जाए और इसको दोबारा जैसे मर्ज हो रहा है रशिया और मजबूत होने दिया जाए, उस वक्त स्ट्राइक करें या अब स्ट्राइक करें। तो आई थिंक उनका कंसेंसस ये होना चाहिए एज ए मिलिट्री थिंकर। मैं सोचता हूं कि जितनी जल्दी स्ट्राइक करें उतना अच्छा है। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। बाकी सारी स्टोरी उन्होंने बता दी है। बेसिकली इट इज टू वीकन रशिया, एंड आई थिंक आप देखेंगे कि इसका जो एक रिजल्ट ये आएगा कि रशिया शायद वीक हो, लेकिन उन्होंने एक रिस्क भी लिया है बहुत बड़ा, कि जो एक पूरी दुनिया को मैसेज गया है कि नेटो जो है ना वैसे बातचीत तो बहुत करते हैं लेकिन जब मौका आता है तो लोगों का साथ नहीं देते। वो जो आपने सुना है कि उनका सदर कह भी रहा है यूक्रेन का, बट देन वील हैव टू वेट एंड सी कि अल्टीमेटली क्या होता है। दोनों साइडों ने बड़ा बड़ा वार किया, आप जो समझे, और ये एक बड़ा खेल है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपसे बेहतर अमेरिकन को कौन समझ सकता है, आपकी एक हिस्ट्री रही है उनके साथ में। मैं आपसे लेकिन ये जानना मैं इमरान खान साहब की तरह ये नहीं कहता कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वो आई डोंट क्लेम कि आई नो अमेरिका लॉट, बट यस आई हैव बीन डीलिंग विद देम। जी जी ट्रू, आपकी उनके साथ डीलिंग्स रही हैं और पाकिस्तान का ने भी बड़ा उनका जो है इंतजार किया था इन 1971 एंड दोस्त दैट हेल्प दैट वाज सपोज्ड टू कम दैट इट एक्चुअली नेवर ये केम। नेवर केम। इट नेवर केम। वो जो 7वीं जंगी बेड़ा था उनका वो कभी नहीं आया और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में अमेरिका के रोल को शक की नजर से देखा जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जनरल लोधी कि बहुत सारे लोगों के नजदीक ये एक सवाल था कि मॉस्को ये जंग चाहता तो अपने बॉर्डर पे लड़ लेता कल को आके जब यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता, या फिर वो जंग जो है आज यूक्रेन में जाकर वहां पे लड़ लें। ये जंग तो उनको लड़नी ही थी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी मेरा ख्याल है ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। आप देखिए कि 16 मेंबर थे नेटो के ओरिजिनल, जो अगर 1990 को देखें उसके बाद 30 हो गए हैं। तो और ज्यादातर अगर आप उन लिस्ट देखें, आपने जरूर देखी होगी, तो वो तमाम लोग जो ईस्टर्न यूरोपियन थे, अंडर रशियन इन्फ्लुएंस थे या किसी तरीके से रशिया का हिस्सा थे, वो उन्होंने सारे अपने साथ मिला लिए। तो पहले तो रूस बर्दाश्त करता रहा इसलिए कि शायद उनमें इतनी सख्त नहीं थी। दे वेटेड फॉर द राइट टाइम। बट आई थिंक अभी उन्होंने देखा, आपने देखा कि उन्होंने क्रीमिया में और बाकी जो दाएं बाएं के ममालिक हैं, जहां तक हो सका वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। जहां कब्जा करना था कब्जा कर लिया, जहां रजीम चेंज करनी थी रजीम चेंज कर ली, और यहाँ भी शायद उनके ये मुकासद हैं जैसे भी जनरल साहब कह रहे थे। तो ये तो हमेशा से इट इज ऑलवेज बेटर टू फाइट अ वॉर अवे फ्रॉम योर टेरिटरी एज फार फॉरवर्ड एज पॉसिबल, हम फौज में कहते हैं। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि दे हैव चोजन दिस टाइम। ये वक्त दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, ये आगे जब हम बातचीत करेंगे तो फिर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
जनरल शर्मा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को ये बताएँ कि ये जो जंग इस वक़्त हो रही है रूस और यूक्रेन के दरमियान, इसका नेचर क्या है? इसका कैरेक्टर क्या है? माज़ी में भी जंगें हमने देखी हैं, उनमें और आज के जो वॉरफेयर है, उसमें क्या फ़र्क है? सो व्हाट इज़ न्यू दैट वी आर विटनेसिंग नाउ? देखें अरविंद, ये एक एवोल्यूशन जो है वॉरफेयर का, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब हम एक क्लियर कट ये नहीं बोल सकते कि पुरानी जंग ऐसी थी और वो नई जंग ऐसी है। एक एवोल्यूशन हुआ है जिसको हम फौजी पार्लेंस में बोलते हैं रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है मल्टी डोमेन वॉरफेयर की, वो एक कंक्रीटाइज हुई है आज के जमाने में कि ये वॉरफेयर, इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। political dimension, economic dimensions, technological dimension, psychological dimension, और influence operation dimension, ये सब इसमें, और इसमें है मिलिट्री, नॉन मिलिट्री, इसमें बोथ काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो है आप समझें लीनियर फ्रंटियर्स जो आपके हैं और नॉन लीनियर फ्रंटियर्स, स्टैटिक फ्रंटियर्स आपके हैं, आउटर स्पेस, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपके कोग्निटिव डोमेन। ये एक बहुत ही, और इसकी एक क्लासिक एग्जांपल हम देखते हैं कि रशिया ने इसमें एक बहुत अच्छी महारत हासिल की है। ये पास्ट मास्टर्स हैं। और इस वक्त जो हम यूक्रेन के अंदर देख रहे हैं, मल्टी डोमेन वॉरफेयर का एक हिस्सा है हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसमें आप कन्वेंशनल मींस और अनकन्वेंशनल मींस दोनों को कंबाइन करके एक मिलिट्री कैंपेन करते हैं और या नेशनल कैंपेन करते हैं। और इसमें जो मैं देख रहा हूं, सबसे पहले रशिया ने जो रशियन डायस्पोरा यूक्रेन के अंदर है उसको एनर्जाइज करके एक बड़ी लो लेवल इंसर्जेंसी मूवमेंट वहां पे पैदा की है, जिसको वो अक्रॉस द बॉर्डर जो है सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज जो है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस वहां पे कर रहे हैं, जो उनके रेडियो स्टेशंस हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके उनके ट्विटर हैंडल देखें तो एक बड़ी हाइटेंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कैंपेन चल रही है। तीसरी चीज आप देखें, 2014 से रशिया के साइबर अटैक्स यूक्रेन के ऊपर जारी हैं, खासकर जो उनकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें कई चीजें शामिल हैं, वो अटैक जा रहे हैं। और रिसेंटली फिजिकल अटैक से पहले उन्होंने उनका जो पूरा वेबसाइट था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का और दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको डाउन कर दिया एज नॉन काइनेटिक। और अब ये जो आपने देखा है कि मिलिट्री पोस्टिंग जो है उन्होंने शुरू कर दी, उसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर दी, हाई प्रोफाइल मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ताकि साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो। और एंड में जो आके जब पुतिन ने ये डिसीजन ले लिया कि मैंने अटैक करना, तो उन्होंने एक शॉक एंड ऑ की जो ब्लिट्जक्रीग काइंड ऑफ अ कैंपेन है वो शुरू कर दिया। और उसमें क्या किया है कि पहले उन्होंने साइबर और मिसाइल अटैक्स, उनके जो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर्स, उनके ऊपर शुरू कर दिया। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पैरालाइज कर दिया। और फिर ये 3 prong अटैक उन्होंने उनके ऊपर यूजिंग देयर मैकेनाइज्ड फोर्सेस खासकर, और जो इनकी इन्फेंट्री है, और साथ में स्पेशल फोर्सेस, इनको लेके उन्होंने शुरू किया। और एक इसका प्रॉन्ग जो है वो जाता क्राइमिया से, जिसमें उन्होंने एम्फीबियस ऑपरेशंस भी किए हैं ओडिसिया की तरफ। दूसरे उनके ऑफेंसिव चले गए ये जो आपका एरिया डोनेट्स्क और ये आपका एरिया जो लुहांस्क है, जो आप जिसको बोलते हैं आप अपना वो क्या हाँ, उस रीजन के अंदर किया। फिर ऊपर से कुर्स्क की तरफ से एक सेकंड इंपॉर्टेंट जो सिटी है यूक्रेन का, उसका नाम है खाराक्यू की तरफ एक अटैक किया। और फिर बेलारूस की तरफ से एक और ऑफेंसिव, दे वांटेड टू सीज ये चेर्नोबिल, जहां उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसको उन्होंने उधर से ऊपर से सीज किया। और साथ में जो थर्ड डायमेंशन है उसमें जो होस्टो मिल, जो उनका एयरपोर्ट है जो बहुत ही नजदीक है क्यू के, उस पे उन्होंने अपने पैरा एसएफ और अपनी जो एयरबोर्न हेलीबॉर्न फोर्सेस को इस्तेमाल करके, तो अब उनका पूरा मुद्दा था कि ये 3-4 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, इनकी सीज की जाए। खासकर जो सीज वो करना चाहते हैं वो क्यों की है, ताकि वहां वो पॉलिटिकल कैपिटुलेशन उसकी कर पाए।
और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में उन्होंने सिग्नल्स देने शुरू कर दिए हैं यूक्रेन के आर्म फोर्सेस को कि आप हथियार छोड़ दो, यू गो अगेंस्ट योर गवर्नमेंट। पब्लिक अपराइजिंग पे वो करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, जो गैस पाइपलाइन जो है ईस्टर्न यूरोप की तरफ जा रही थी, उसको उन्होंने ब्लो अप कर दिया। और एक बहुत ही बड़ा रिस्क इस वक्त है जो रशिया ने अभी तक उसको इस्तेमाल नहीं किया, जितनी भी अंडर वाटर जो ये फाइबर ऑप्टिक्स की केबल जा रही हैं, जिसके ऊपर पूरा जो डिपेंडेंट है इंटरनेट यूरोप का, वो ब्लैक सी के नीचे से जाती है। तो दे हैव अ कैपेसिटी इवन टू डिसरप्ट पूरा जो उसका इंटरनेट कनेक्शन है। तो इट्स अ बास्केट ऑफ थिंग्स जो रशिया ने इस वक्त इस्तेमाल की है। इज अ क्लासिक केस ऑफ मल्टी डोमेन वॉरफेयर विद द प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। मेरे ख्याल में ज्यादा इसके ऊपर तफसील से जनरल लोधी साहब भी बात करेंगे। जनरल साहब, आप प्लीज इसमें कुछ ऐड करें। जी और जी जी। एक सवाल इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि एक वक्त था जब यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक तरह से सरेंडर कर दिया। आज अगर उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती तो ये वॉर किस शक्ल में आप उसको देखते? जी बहुत शुक्रिया। पहले मैं जरा दूसरी साइड की बात भी कर लूं कि ये जो अमेरिकन और एलाइज हैं, इनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। रशियन की और साइड की तो बहुत अच्छी जन साहब ने कवर किया। जी देखिए, बात यह है कि एक तो जो परसेप्शन बिल्डिंग और परसेप्शन मैनेजमेंट की कैपेसिटी है अमेरिका एंड वेस्ट की, वो बहुत ज़्यादा है रशियंस के मुकाबले में। बिकॉज जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं और जो मेजर मीडियाज हैं, अगर आप उनके नंबर्स काउंट करें, अगर आप उनकी लैंग्वेजेस काउंट करें, तो यू विल फाइंड के दे हैव एन एज इन दैट। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलर बीइंग इंटरनेशनल करेंसी, इसका बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए कि अमेरिका जो है यूनिलैटरली सैंक्शन कर देता है, बैंकिंग चैनल बंद कर देता है कि अगर अमेरिका चाहे तो वो फ्लो ऑफ मनी जो बंद हो जाती है। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है विच आई थिंक दे विल यूज, दे आर ऑलरेडी यूजिंग इट। ये एक एडवांटेज है। तीसरा, उन्होंने ये एक जो बात की है और वो लोग उसको साफ ज़रा परसेप्शन मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो द वे ऑफ लाइफ, द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ विच दे से इज द फ्री वे ऑफ लाइफ। तो ये इंप्रेशन देते हैं कि भी जो वेस्ट की साथ है, जो प्रो वेस्ट है, एक्सक्यूज मी, दे आर एक्चुअली फ्री पीपल, दे थिंक फ्री, दे स्पीक फ्री। एंड देन ये जो मामला है वे ऑफ लाइफ का कि जी फ्रीडम है उसमें, फिर ये जो इकोनॉमिक मैंने उनकी प्रोग्रेस बताई, खासकर ये जो मनी कंट्रोल है, फ्लो ऑफ इसका कंट्रोल है, बैंकिंग चैनल्स हैं, और फिर ये मीडिया की बातचीत है। अब वो जो आप बात कर रहे थे कि अगर उनके पास पहली बात तो ये कि ये याद रखिए कि सिर्फ वेपन्स का होना आपके पास इज नॉट इनफ, दैट इज जस्ट वन कंपोनेंट। और जन साहब भी अच्छी तरह समझते हैं, आपके वो नाजरीन जो इसमें दिलचस्पी लेते हैं, दिस अ होल सिस्टम के यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड एंड कंट्रोल, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज। इसमें नेगेटिव कंट्रोल होते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल होते हैं। नेगेटिव कंट्रोल का ये मतलब है कि अगर कोई काम कोई और इसमें गड़बड़ करना चाहे ना हो। पॉजिटिव कंट्रोल का ये मतलब है कि जब आप करना चाहें तो फिर हो। तो ये मुझे नहीं मालूम कि ये प्लेस किए हुए जो वेपन थे यूक्रेन में, इसका चूंकि कमांड एंड कंट्रोल रशियन कमांड एंड कंट्रोल था, क्या वो अलग से हो सकता था? मेरा तो ख्याल अगर वेपन आपके पास हो तो आप डेवलप कर ही लेते हैं। डेफिनेटली हमने यही देखा है कि जब न्यूक्लियर वेपन हो आपके पास तो दैट इज अ ग्रेट इक्वलाइजर एज वी हैव सीन इन इंडो पाक सिनेरियो। इसको तो ये एक साइड वीक भी हो, लेकिन अगर उसके पास ये थ्रेट हो, ये एक किस्म का डिटरेंस पैदा करता है। तो लेकिन ये है कि आजकल की जो जंग है, जैसे भी बात कर रहे थे जन साहब, वो हाइब्रिड इन नेचर है। तो उसमें आप बाज़ों का नीचे से कंबल खींच देते हैं, ये वेपन अपनी जगह पड़े रह जाते हैं, जैसे कि रूस के साथ हुआ। आपने देखा कि जब वो टूटे तो फिर वेपन उनको नहीं बचा सके। ऐसे ही लोग पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि जी आपको वेपन बचा नहीं सकेंगे, ये एक अलग बहस है, फिर कभी हम करेंगे। तो बात यह है कि वेपन्स का होना गारंटी नहीं है कि जी आप जो है ना टूटेंगे नहीं, जब तक कि आप होलिस्टिक वॉरफेयर में एक्सपर्ट ना हो। और अभी जो नेचर ऑफ वॉर की चूंकि आपने बात की है, मैं छोटी सी चीज ऐड कर दूं कि अभी वॉर हैज मतलब एंटर्ड इनटू अर्बन वॉरफेयर वाले मामले में।
अब यहाँ पर बड़ा एक इम्तिहान है दोनों साइडों के लिए, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि किसने प्रेपरेशन कितनी की है। अर्बन वॉरफेयर में डिफेंस काफी बेहतर किया जा सकता है, आसान होता है, बशर्ते कि आपने उसकी प्रैक्टिस की हो, उसकी रिहर्सल्स की हो, उसकी प्लानिंग की हो। अगर तो यूक्रेन ने ये किया होगा, और करना चाहिए मेरे अपने ख्याल में, अगर उनके फौजी अपना काम कर रहे थे, तो ये कोई आसान काम नहीं होगा। सोवियत यूनियन, ये आसान था, ये सीज तक आ जाना और एक और ब्लिट्जक्रीग का करके शहरों तक पहुंच जाना, दिस वाज इजियर पार्ट। नाउ दे आर इनटू द डिफिकल्ट पार्ट, कि अभी ये जो अगले 2-4 दिन है या हफ्ते में, ये अंदाजा हम जैसे लोग लगाएंगे कि अर्बन वॉरफेयर में अटैक की जो टेक्निक्स हैं उसमें रूसी कितने अच्छे हैं, और जो डिफेंस की टेक्निक्स हैं उसमें यूक्रेनियंस कितने अच्छे हैं। और वो देखते हैं आगे कैसे बात चलती है। एक चीज का मुझे, जब अमेरिका की तरफ से ये इंडिया आया, ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को कहा कि हम आपको निकाल लेते हैं वहां से, ये उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि इतनी ज्यादा तैयारी शायद यूक्रेन की नहीं है, वरना ये बात कहना जो है ये वीकनेस क्रिएट करता है किसी भी मुल्क में, कि पहले तो आपने उनका साथ नहीं दिया, अब आप अगर उनको कह रहे हैं जी आए हम आपको निकाल लें, तो इसका मतलब ये कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फाइटिंग एबिलिटी। तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस कि क्या उन्होंने कोई तैयारी की है या नहीं की है। अगर तैयारी की हो तो आप यकीन कीजिए कि एक पूरी बटालियन को रोक सकते हैं 10-15 लोग, अगर वो सही तरीके से उनको रखा हुआ और उनको आपस में उनकी कम्युनिकेशन और सब कुछ हो। तो लेट अस सी हाउ इट गोज। लेकिन ये है कि ओवरऑल दोनों साइडों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है रशियन की, वो ये है कि द विसिनिटी, देवर देयर, उन्होंने पहले, अच्छा फिर आपने देखा जो प्री वॉर प्रेपरेशन होती हैं, जैसे क्रीमिया को पहले पकड़ लिया और दाएं बाएं फौजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी, दे टुक देयर टाइम। और ये भी बात जो मेरा अपना अंदाजा ये है कि अब इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद वो हाफ हार्टेड वापस नहीं जा सकते। ये नहीं हो सकता कि वो रजीम को चेंज किए बगैर या फौज को न्यूट्रलाइज किए बगैर वो कहें कि आए जी बातचीत करते हैं। वो बातचीत का ऑफर तो कर रहे हैं, but actually they will only talk, or during the talk they will achieve these two things, change of regime and neutralization of Ukraine forces. जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं काफ़ी हद तक आपकी बातों से मुत्तफ़िक हूँ। ये बात तो बहुत ही सोचने वाली है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को जब आप ये कहेंगे कि हम आपको निकाल लेते हैं, तो वहीं से मोरल जो है उन फोर्सेस का और उस मुल्क के लोगों का बड़ा टूटता है। पर जवाब जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दिया, वो बड़ा अच्छा था, वो बड़ा ज़बरदस्त था कि जी आप हमें हथियार दें, हमें हथियारों की ज़रूरत है। और एक बहादुरी का वाक़या और है जी, स्नेक आइलैंड, एक बड़ा छोटा-सा आइलैंड है वहाँ पर, जहाँ पर रशियंस ने अटैक किया। उन्होंने वार्निंग साउंड की पहले कि जी हम जो है आपको बम्बार्ड कर देंगे, आप सरेंडर करें। और उन्होंने कहा कि हम नहीं करते, आपने जो करना है वो कर लें, एंड देन दे ऑल डाइड, वो सारे मारे गए। तो वो ये खबर जब यूक्रेन के लोगों तक पहुंचती है तो उनका मोरल बूस्ट ही होता है इससे। खैर विल कम बैक टू कि इसका लाइकली आउटकम क्या होता है, लेकिन उससे पहले जो इंटरनेशनल रिस्पांस है थोड़ा सा उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जनरल शर्मा, आप प्लीज बताएं कि वेस्टर्न पार्ट्स की तरफ से जो रिएक्शन आया है और जो रिस्पांस उन्होंने दिया है, थोड़ा सा एक तो उसके ऊपर आप रोशनी डालें और फिर ये बताएं कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद देयर रिस्पांस। देखिए, ये सब चीज तो न्यूज के अंदर है ही है, लेकिन मैं सबसे पहले शुरू करूंगा जो जनरल लोधी साहब ने बोला, ये जो अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर की जो कैपेसिटी है यूक्रेन की, इसके ऊपर एक सवालिया निशान उठ रहा है, क्योंकि क्या इन्होंने पार्ट ऑफ देयर डिफेंस प्लान ये पहले से ही शुरू किया था? तो उसमें अगर पहले से शुरू किया था तो फिर एक तरीके से जो उनके जो रेगुलर्स हैं या जो रिजर्व्स हैं एंड जो सिविल पॉपुलेशन है, अगर उन सबको इकट्ठा करके और इसके ऊपर उन्होंने सोच विचार किया, प्लान बनाया, तो तब इसकी कोई सस्टेनेंस है। अगर ये एक एडहॉक तरीके से लोगों को वो मास्टर कर रहे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर और उनको बता रहे हैं कि आप मोल्टो कॉकटेल्स बनाएं, ये करें वो करें, तो मुझे लग रहा है ये सस्टेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि रशियंस भी पास मास्टर हैं। उन्होंने ग्रोजनी के अंदर, चेचनिया के अंदर ये जंग लड़ी, उन्होंने अफगानिस्तान से इसके लेसन लिए हुए हैं। तो इस वक्त पूरा कंट्री चारों तरफ से उन्होंने घेर दिया। अब ये किस हद तक जो है वहां पे ये चल पाएगी? दूसरा,
वो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ यूक्रेनियन लोग जो हैं वो रशियन बोलने वाले लोग हैं। आप उनके प्रेसिडेंट की भी बात देखें, वो मोस्टली उसमें जो लैंग्वेज है रशियन, तकरीबन 20% पॉपुलेशन यूक्रेन की हर रशियन है। 3 में से एक आदमी रशियन बोलता है। हाँ, तो उसके अपने डायनामिक्स हैं ग्राउंड के ऊपर। अगर ये वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक मैसिव स्केल पे नहीं करते तो परहैप्स, एंड दे प्ले देयर कार्ड्स वेल, तो हो सकता है इनको टाइम लगे दैट दे मे बी एबल टू पैसिफाई द सिचुएशन देयर, जब तक कि वो एक कोई ऐसा म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन ना निकाले। लेकिन द पॉइंट हियर इज, एंड आई टोटली एग्री विद जनरल लोधी हियर, कि कंट्री के अंदर घुसना बहुत आसान है, लेकिन आपकी डिग्निफाइड एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है जिसमें आप लूज फेस ना करें, ठीक है ना? वो अभी तक क्लियर नहीं है कि डिग्निफाइड एग्जिट स्ट्रेटजी रशिया की वहां से क्या है। उसके मेरे ख्याल में कंटूर्स जल्द ही उभरने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी जो वर्ल्ड की जहां तक ताल्लुक है, आपने पता है कि बेसिकली एट वन लेवल इट हैज बीन अ लेट डाउन टू द वर्ल्ड, कि आपने पहले वहां एक सिचुएशन हाइप अप कर दी, और जब चिप्स डाउन थे तो आपने वहां पे बोला कि हम फिजिकली कोई ट्रुप्स वहां पे डिप्लॉय नहीं करेंगे। अब वो वहां पे क्या दे रहे हैं, उनको मिसाइल्स दे रहे हैं, जेवलिन मिसाइल देंगे, कुछ और वेपन देंगे। किस तरीके से इन हालात के अंदर वो डिलीवरी उन वेपन सिस्टम की होगी, क्या वो सस्टेनेंस आर्म फोर्सेस का करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही हाफ बेक्ड एफर्ट है। अब बड़ी एफर्ट जो मुझे लग रही है दो लेवल पे, एक है इकोनॉमिक सैंक्शन, और ये इकोनॉमिक सैंक्शन जो पर्टिकुलरली जो स्विफ्ट सिस्टम को उन्होंने शुरू किया है, उसका इफेक्ट शायद कुछ देर बाद रशिया के ऊपर पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि वो पूरा डीकपल हो जाएंगे यूरोपियन। लेकिन उसका इट्स अ डबल एज वेपन, उसका यूरोपियन मार्केट्स के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, खासकर गैस की जो जियोपॉलिटिक्स है। अभी देखें आप, यूरोप के अंदर जो गैस प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं, और अमेरिका इस हालत में नहीं है कि वो वहां से एलएनजी उनको इन कॉम्पिटिटिव रेट्स पे इस स्केल के ऊपर इतनी जल्दी जो है सप्लाई करेगा। तो यूरोप की अपनी कॉस्ट इसके अंदर है। तीसरी चीज जो हमने देखनी है कि किस किस्म का काउंटर मिलिट्री पोस्चर जो है नाटो अब सेंट्रल यूरोप के अंदर देता है। क्या वहां के ऊपर वो आगे आते हैं, या कुछ जो रशियन कंसर्न्स हैं उनको अले करने के लिए एक बिल्कुल ल्यूकवार्म रिपोर्ट वहां पे ये लेंगे? बट दो चीजें जो शॉर्ट टर्म इसकी हुई हैं, एक जो नाटो है इसको एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गई। वहां क्वेश्चन मार्क शुरू हो गए थे नाटो की फ्यूचर के ऊपर, और ट्रंप साहब ने तो हिला के इनको रख दिया था। दूसरा जो यूरो अटलांटिक अलायंस जो बिल्कुल वीकन हो गया था, और उसमें आप देखें जर्मनी और फ्रांस अपनी पोजीशन ले रहे थे रशिया के साथ। इन द इंटरिम जो है यूरो अटलांटिक अलायंस की थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई है। अब ये कैसे आगे प्ले आउट होता है इसको अभी हम नहीं कह सकते, कुछ टाइम लगेगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, जब हम एक बिल्कुल डेफिनेटिव असेसमेंट करें। एट द स्टेज I can say there is a state of strategic ambiguity and there is too much of fluidity to make any wild guesses. ठीक कह रहे हैं आप, और उसके साथ में मैं सिर्फ इतना ऐड कर दूं कि ये जो स्विफ्ट पाबंदी लगी है बैंकिंग चैनल के ऊपर, इसमें कुछ बैंकों को इंक्लूड किया गया है। रूस के तमाम बैंकों के ऊपर ये पाबंदी अभी तक नहीं लगाई गई है। माना यह जा रहा है कि यूरोपियन ममालिक जर्मनी और फ्रांस जो हैं पूरे बैंकों के ऊपर पाबंदी लगाने में सहमत नहीं थे। जनरल लोधी, आप वेस्टर्न पावर्स के जो रिस्पॉन्स है उसे किस तरह से देखते हैं? क्या उसका कोई रूस के ऊपर असर पड़ेगा? जी देखें, रूस ने एक तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई प्रेपरेशन की होगी, बिकॉज दे मस्ट हैव, उन्होंने वॉर गेम किया होगा कि व्हाट रिस्पॉन्सेज कैन कम, और ये इस बात का तो उनको बिल्कुल यकीन होगा कि सबसे पहला रिस्पॉन्स जो इकोनॉमिक सैंक्शंस का होगा। और उन्होंने क्या किया है इसका सद्देबाब मैं ज़्यादा इकोनॉमिक्स को समझता नहीं हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। वी हैव हर्ड के उन्होंने कोई इस बारे में पहले सोचो विचार की है, और चाइना अगर उनके साथ खड़ा रहा। अब देखिए बात यह है कि अमेरिकन जो यूज कर रहे हैं अपने सैंक्शंस का थ्रेट और टूल, वो अभी स्ट्रेच हो रहा है काफी।
बिकॉज वो यूनिलैटरली वो कई मुल्कों के साथ ये कर चुके हैं। ईरान आपको पता है, वेनेजुला उससे पहले था, और ममालिक हैं और थ्रेट करते रहते हैं और मुल्कों को भी। तो उसमें और आपने ये भी देखा कि चीन और रूस ने मिलकर जो प्रेजेंट ग्लोबल पॉलिटिकल सेटिंग है और जो ग्लोबल इकोनॉमिक सेटिंग है उसको उन्होंने चैलेंज भी किया है और ये कहा है कि इस तरीके से ये नहीं चल सकता। दे हैव सेड के जितने ये इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है उसकी उन्होंने बात की है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जल्द या बदेर ये जो ओवर स्ट्रेच है ऑफ एम्प्लॉइंग सैंक्शंस, दिस विल लूज इट्स इफेक्टिवनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें हो सकता है कुछ और वक्त लगे। अच्छा, जहां तक वेस्ट का रिस्पॉन्स है, साफ ज़ाहिर है कि आपको पता है जो तो यूके है वो तो आप यूं समझें कि अमेरिका ही की आवाज़ है। वॉट एवर अमेरिका सेज वो इमीडिएटली रेजिस्टेंस जो आती है वो फ्रांस और जर्मनी की तरफ से आती है, बड़े ममालिक ये हैं। बाकी ठीक है, मुल्क जो है वो किसी न किसी के लाइन होते हैं। जर्मनी ये जरूर सोचेगा कि हमारे इंटरेस्ट को नजरअंदाज कर दिया जाता है और ओवरऑल अमेरिका अपने इंटरेस्ट को ज्यादा आगे बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल देवर हैविंग गुड रिलेशंस एज फार एज इकोनॉमिक रिलेशंस आर कंसर्न, और आपको पता है वो दूसरी पाइपलाइन स्ट्रीम नॉर्थ स्ट्रीम जो वो भी बन रही थी। तो उनके दिल में ये ख्याल जरूर आएगा और हो सकता है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें विद द पैसेज ऑफ टाइम। फ्रांस भी वक्तन फवक्तन अपनी आवाजें उठाता रहता है उस चक्कर में। तो ये अगर तीन बड़े मुल्कों को हम देखें, यूके तो विल स्टैंड सॉलिडली विद अमेरिका, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन ये जर्मनी और फ्रांस और कुछ जो एफिलिएटेड ममालिक हैं वो हो सकता है ऐसा ऐसा अमेरिका को कहें कि ये आपने ये क्या काम कर दिया है कि हमारे लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, और उसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में तो रिलक्टेंटली और विलिंगली फॉर द टाइम बीइंग दे हैव ऑल एक्टेड अलोंग विद अमेरिका। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन चाइना एक बड़ी पावर और उसके बाद भारत का जो है किस करवट ये बैठते हैं, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर चाइना तो है ही साथ रूस के, अगर भारत जो है वो इंडिया ज्यादा अपनी शो कर देता है, जो कि पहले ही आपको पता है कि अमेरिका शकूक शुबहात का शिकार है मेरी नजर में कि ये हमने अपना पार्टनर बना तो लिया है इंडिया को, तो ना तो इसने वो रोल अदा किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अफगानिस्तान में, और चीन के साथ भी जैसे हम बुलवाक खड़ा करना चाह रहे थे उसमें भी शायद कुछ टाइम लगेगा। तो अभी जो एब्सटेन किया है वो बात भी है, अभी ये जाएगी जनरल उसमें मीटिंग में बात, तो वहां भी देखेंगे कि भारत कैसे करता। भारत विल हैव टू आई थिंक मेक सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन द कमिंग वीक्स और मंथ्स। तो अगर इंडिया भी साथ खड़ा हो जाता है रशिया के, और रशिया का अपना ब्लॉक ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज, देन सम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैव आल्सो शोन, आपने देखा होगा कि अगर यूएई ने भी रिस्ट्रेन किया है, और कतर का तो पहले ही मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनकी तरफ रुझान है, ऑल्दो उन्होंने इसके खिलाफ तो की है बात। तो ये हो सकता है कि ये लूजन हो ग्रिप, अमेरिकन ग्रिप इन मिडिल ईस्ट, इन सेंट्रल एशिया, इन 1 or 2 यूरोपियन कंट्रीज। इफ दैट हैपेंस देन प्रॉब्ली वो जो उन्होंने इसको चैलेंज किया हुआ है वर्ल्ड ऑर्डर को, बोथ इकोनॉमिक ऑर्डर एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, हो सकता है उसमें फिर टूट फूट कुछ नजर आने लगे। बट इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। ये आउटकम ऑफ द फिजिकल बैटल जो है दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितनी देर में रूस जो है अपने जो दो हदफ हम जिनकी बात कर रहे हैं हम दोनों, कि वो वहां पर रजीम चेंज करना चाहता है, वो उनकी फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, वो अगर जल्दी कर लेता है तो अल्टीमेटली ये बात सबसाइड हो जाएगी, और मेरा ख्याल है कि रूस बर्दाश्त कर लेगा जो कुछ भी होगा। अगर ये लंबी चल पड़ी और वो इसके अंदर फंस गए किसी तरीके से, फिर द थिंग विल गो इन सम अदर डायरेक्शन। तो दैट हैज टू बी सीन। जी जनरल शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगा भारत और चीन का जो रिस्पांस रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और ओवरऑल हमने देखा है जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर बच रहे हैं इसे इन्वेजन कहने से। वो ये तो कहते हैं कि मैंने व्लादिमीर पुतिन से बात की, और वही सेम वर्ड जो हम सुनते हैं कि जी डायलॉग पे टेबल पे बैठें और आप और आपस में बात करें और गुफ्तगू से इनको हल करें। वही जब भारत पाकिस्तान की बात आती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स होता है। तो यही वर्ड्स इस वक्त वहां फ्लोट कर रहे हैं। हाउ डू यू व्यू इंडिया और जो चाइना का जो रिस्पॉन्स है इस पूरे इशू को लेकर?
जो चाइना का रिस्पॉन्स है वो तो प्रिडिक्टेबल लाइंस पे है। क्योंकि आप देखें चाइना और रशिया, बेशक उनके अंदर कोई सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, बट दे आर डी फैक्टो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइजेज जितनी भी की हैं रिसेंट पास्ट में, इवन पर्शियन गल्फ, ईस्ट चाइना सी, इवन मेडिटेरियन सी, तो वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर अलाइनमेंट है उनकी। और नेटो एक कॉमन थ्रेड है दोनों कंट्रीज के लिए, जिसकी वजह से ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इतनी कंसोलिडेट हुई। देयर आर टू रीजन कि ये चाइना और रशिया एक दूसरे के नजदीक क्यों आए। एक तो नेटो वाला एक्सपेंशन का प्रॉब्लम था, दूसरी थिंग जो इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाई, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था देन टू गेट क्लोजर टू चाइना। एंड चाइना जो है इस वक्त लार्जेस्ट मार्केट है रशियन वेपन सिस्टम के लिए वहाँ पे। तो इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए जो 400 बिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रांस साइबेरियन पाइपलाइन, एंड दूसरा ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मिल गया है। लेकिन चाइनीज वो बहुत एक लंबी स्ट्रेटेजिक थिंक है, लेके चलते हैं। पहले उन्होंने जब साउथ ओसेशिया और अब्खाजिया का किस्सा हुआ था और क्राइमिया का किस्सा हुआ था, उनका जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा नुवेंस था। और इस वक्त भी वो इतना कोई वोकली जो है वो रशिया के सपोर्ट में नहीं है। एक बड़ा सटल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, और उसमें उनकी जितने भी एडिटोरियल्स आप पढ़ें चाइनीज न्यूज़पेपर के अंदर, they are holding Americans responsible for the provocation. But at the same time, they are also talking about international law, international system, sovereignty, peace, and this and that. तो एक बड़े ब्रॉड तरीके से मैं बोलूं that there is a studied neutrality with a positive tilt towards Russia. और ये पोजीशन उनकी आने वाले समय में रहेगी। दूसरा चीज जो है, अब चाइनीज जो है वो देख रहे हैं इंडो पैसिफिक की तरफ। जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि हाँ। अब इस वक्त जो रूस में जो काम किया है उसके बाद हाउ आर द चाइनीज व्यूइंग द रिस्पॉन्स ऑफ द वेस्टर्न पावर्स? क्या उन्हें भी अब कोई इंसेंटिव मिल रहा है कि वो कोई ऐसी ही प्रोवोकेशन ताइवान के अंदर जाके करें? रशिया जो है, चाइना जो है इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज नहीं करता अपने आप को। जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडो पैसिफिक के अंदर, वो इन एनी केस वो अपने एक सटल और एक इंक्रीमेंटल, या जिसको आप व्हाट यू कॉल इज इस्लामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी से वो अचीव कर रहे हैं। पूरा उनका होल्ड है साउथ चाइना के सी के ऊपर, जितने भी 7 आइलैंड्स हैं उनका अपना उन्होंने डोमिनेंस कर लिया ईस्ट चाइना सी के अंदर। ताइवान के ऊपर जो उन्होंने एक शुरू किया है, एक मैक्सिमम हाई प्रेशर मिलिट्री कैंपेन शॉर्ट ऑफ अ वॉर, ऑल दैट इज प्लेइंग सॉर्ट ऑफ डिविडेंड्स टू चाइनीज। इस स्टेज पे वो क्या करेंगे, पहले वो अंडरमाइन करेंगे अमेरिकन एंड नाटो कैपेबिलिटीज टू इंटरवीन इन द यूक्रेन क्राइसिस। देन यू मे सी अ वेरी सटल पिन प्रिक्स इन इंडो पैसिफिक। अब उनका नेक्स्ट जो एक स्ट्रेटेजिक गोल है चाइना का है, जो ईस्ट एशियन सिक्योरिटी अलायंस सिस्टम है, वेदर जापान के साथ है, फिलीपाइंस के साथ है, सिंगापुर के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, उसमें भी एक वो बड़ा सटल तरीके से कास्ट अ शेडो कि भाई यू कैन नॉट ट्रस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी गारंटर। उसमें कुछ वो पिन प्रिक्स देंगे, कुछ मे बी दे विल डू सम प्रोबिंग एक्शन, बट दे विल नॉट बी प्रोवोकेटिव टू द एक्सटेंट टू अप द एंटी देयर। बिकॉज इस वक्त आप देखें इंडो पैसिफिक के ऊपर जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, इट इज बीइंग लेड बाय चाइना। आरसेप के वो 80% इकोनॉमी, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आसिया के, जापान के, ईस्ट एशियन कंट्रीज के हैं। तो उनका फोकस इस वक्त इकोनॉमिक स्पेस में है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैरीटाइम सिल्क रूट। आई डोंट थिंक दे विल अप द एंटी इन द सिक्योरिटी डोमेन, बिकॉज उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो निकल आ रहे हैं। जहां तक इंडिया का सवाल है, आई थिंक I don't think you should look at it that India has taken a very sort of a lukewarm kind of a response.
हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो इतने डीपली इंटरवाइन है रशिया के साथ। आप नियरली अभी भी तकरीबन 60% अब हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो रशिया से आ रहा है। जितना भी हमारा स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, हमारी ब्रह्मोस हैं, आपके जो लीज के ऊपर हम न्यूक्लियर सबमरीन उनसे लेते हैं, रशिया के ऊपर है। तो कोई सवाल ही नहीं उठता इंडिया के लिए इस स्टेज पे कि वो ओपनली जो है वो इस पोजीशन लेना शुरू कर दें। लेकिन अगर जो स्टेटमेंट इस वेरी रिसेंटली जो हमारे जब हमने एब्सटेन किया, जो स्टेटमेंट हमारे जो वहां पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव उसकी जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं। और उन एक्सप्लेनेटरी नोट्स में उन्होंने ये किया कि हम डिस्टर्ब्ड हैं जो डेवलपमेंट्स वहां पे हुई। सेकंड, उन्होंने बोला कि हर एफर्ट साइड से एफर्ट होनी चाहिए कि वहाँ हॉस्टिलिटीज बंद हो। दूसरा, उन्होंने ये ऑल्सो बोला कि हम अपने जो हमारे इंडियन डायस्पोरा वहाँ तकरीबन 23,000 स्टूडेंट्स एंड दूसरे कम्युनिटी उनको सिक्योरिटी के लेके बात करा। फिर उन्होंने यूएन चार्टर की बात की कि जो भी नेगोशिएशंस वहाँ पे या आउटकम है यूएन चार्टर के अंदर होना चाहिए एंड सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट शुड बी रिस्पेक्टेड। एंड उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वे फॉरवर्ड लिखा। और उसके अलावा वो भी जितना भी बोल रहे हैं कि इस वक्त जो है पाथ ऑफ डिप्लोमेसी होना चाहिए और वो अपने आप को इंडिया पोजीशन करना चाहता है कि किसी तरीके से अगर वो एक इंटरलॉक्यूटर का रोल प्ले करे दोनों साइड के बीच में, तो ये एक ऑप्शन चॉइस है, ये एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है इंडिया का ये लाइन लेना, ना कि क्लियर कट। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, जहां तक हमारे रिलेशंस अमेरिकन के साथ है, क्वाड के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये एक अलग से बहस है। हमारे रिलेशन जो यूरोपियन यूनियन के साथ है, ये अलग से बहस है जो हम कभी दोबारा कर सकते हैं। मैं फिर भी आपसे एक सवाल इसमें पूछना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी क्रिटिसाइज करते हैं पंडित नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को, और जब हम देखते हैं इंडिया ने जो रिस्पांस दिया है और जिन बज वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, तकरीबन वही वर्ड्स पंडित नेहरू ने इस्तेमाल किए 1956 के अंदर जब हंगेरियन क्राइसिस हुआ रूस के साथ। एग्जैक्टली हमारा जो रिस्पांस था उस वक्त भी यही था जो आज है। लेकिन फर्क उसमें यह आ गया है कि आज हमने अपने आप को ज्यादा वेस्ट के करीब हम लेकर चले गए हैं। हमारी अलायंसेस जो अमेरिका के साथ बनी हैं, नई अलायंसेस इन पिछले 10-20 सालों के अंदर, वो भारत को अब वो पहले जैसा जो हमारा रिस्पांस हुआ करता था, वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दैट। हम कब तक यूं फेंस पर बैठे रहेंगे? थोड़ा सा आपको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, प्लीज। देखिए, मेरे ख्याल में ये एक बिल्कुल करेक्ट असेसमेंट नहीं है कि इंडिया जो है वो फेंस के ऊपर बैठा है। जो फॉरेन पॉलिसी बनती है वो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज जो हैं उनके ऊपर आपकी फॉरेन पॉलिसी बनती है। अब आप जिस तरीके से रशिया और चाइना के रिलेशंस ग्रो हो रहे थे और जिस तरीके से हमारी ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस थी रशिया के ऊपर, हर कंट्री डाइवर्सिफिकेशन चाहता है। वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप पाकिस्तान का आप एग्जांपल लें, हमारे पड़ोसी मुल्क की, दे वर पार्ट ऑफ सेंटो, मोस्ट फेवर्ड नॉन नेटो एलाइज, लेकिन आज उनके रिलेशन जो हैं चाइना की तरफ बहुत अच्छे हैं और रशिया की तरफ दे आर क्लोजिंग अप। ये जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं। इंडिया अपनी पूरी डिपेंडेंस नहीं कर सकता। अगर हमें एफडीआई चाहिए तो कहां से आएगी, हमें हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए तो कहां से आएगी, अगर हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी है अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट तो कहां से। ऊपर से चाइना फैक्टर जो है, चाइना ने बिल्कुल पूरी जितनी ट्रीटीज को एब्रोगेट करके 1993 से 2013 तक जो एलएसी के ऊपर एक स्टांस लिया, उससे इंडिया विल हैव टू लुक एट एक्सटर्नल बैलेंसिंग। ठीक है, वो एक्सटर्नल बैलेंसिंग तो आपकी जो है रशिया नहीं करेगा, तो एक्सटर्नल बैलेंसिंग कौन आपकी करेगा? तो उसमें हमारे इंटरेस्ट जो हैं, देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। That doesn't mean कि we will bandwagon with United States of America, lock, stock and barrel, and become part of a China containment design. वो इंडिया की पॉलिसी नहीं है, ना वो रहेगी। इसलिए हमने अपने कार्ड्स एक बड़े कैलिब्रेटेड और कॉशियस तरीके से प्ले किए हैं, विच इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, देखना होगा आने वाले वक्त में। ये बेहद दिलचस्प मोड़ से हम गुजर रहे हैं
रूस ने अपने सारे कार्ड्स जो हैं इकोनॉमिकली सरवाइव करने के लिए चाइना के ऊपर वो डिपेंड हो गए हैं। तो ऐसे में वो उनके लिए भी भारत और चीन के दरमियान बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं होगा। माजी में बहुत सारे ओकेजन्स पर उन्होंने वीटो करके हमें रेस्क्यू किया है। कैन दे डू दैट इन द फ्यूचर? आई डाउट, इन द सेम वे एटलीस्ट जैसे उन्होंने पहले किया है। इतना आसान नहीं होगा उनके लिए कि आउटराइटली जाके और इंडिया को डिफेंड करना। जनरल लोधी, मैं नो, आपकी जस्ट वन मिनट अरविंद, देखें, ऐसा है कि रशिया को भी इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन द लॉन्ग टर्म जो उनके रिलेशंस हैं चाइना के साथ, आप हिस्टोरिकल बेसिस देखें उस रिलेशनशिप के अंदर, मंचूरिया में क्या हुआ, जिनजियांग में क्या हुआ, आप किस तरीके से जो है चाइना अमेरिकन के नजदीक चला गया और रशियंस को इन्होंने नियो इंपीरियलिस्ट कहना शुरू कर दिया। रशिया इंडिया को देखता है एज अ बैलेंसर विज़-अ-वी चाइना। दैट इज वाई हमारी जो एंट्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुई वो, तो इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ हमें ही रशिया की जरूरत है और रशिया को हमारी जरूरत है। प्लीज बेयर दैट इन माइंड। मेरा काम है आपसे सख्त सवाल पूछना, कोई भी हो। खैर, मैं जनरल लोधी की तरफ जाना चाहता हूं। जनरल साहब, ऐसा बहुत कम होता है कि भारत और पाकिस्तान किसी इशू को लेकर दोनों का एक ही रवैया हो। दोनों ने अभी तक रूस को कंडेम नहीं किया है। दोनों ने बहुत ही न्यूट्रल सी पोजीशन ली है। खान साहब ने तो ऐसी पोजीशन ले ली है रूस में जाके, अब वहां जाके जाहिर सी बात है वो कंडेम तो नहीं कर सकते थे ऑन द फेस ऑफ पुतिन, तो वहां पे वो क्या कह सकते थे। आप किस तरह से देखते हैं खान साहब की इस विजिट को? ये इसकी टाइमिंग के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। इंडिया के सिलसिले में सिर्फ एक जुमला मैं कह दूं कि देखिए, ये सीधी सी बात है कि जब चीन और अमेरिका की बात है तो हिंदुस्तान अमेरिका के साथ है, और जब रूस और अमेरिका की बात है तो उसमें वो नेचुरली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि चूंकि चीन और रूस करीब है होते जा रहे हैं और मजीद करीब होते चले जा रहे हैं, तो फिर ये किस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट होगा। बट इंडिया चूंकि खुद एक बड़ा मुल्क है तो खुद भी उसका एक वजन है, तो मेरा ख्याल है कि वो उनके लिए बैलेंस आउट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा, ये मेरा अंदाजा है। अच्छा, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट के टाइमिंग्स और ये इस पर बड़ी बात होती है। पहली बात तो ये है कि देखिए, स्टेट लेवल के जो विजिट्स हैं वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप फोन कर दें जी नहीं सॉरी मैं कल नहीं, मैं परसों आऊंगा या उससे अगले दिन आऊँ। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल के जब एक फिक्स हो जाता है तो ये फौजें तो इकट्ठी कर रहा था रशिया अराउंड यूक्रेन, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये कितना टाइम लगेगा, कितना होगा। फिर पाकिस्तान की कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी जिसमें रशिया के में जाना जरूरी था, दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आपको पता है कि अमेरिकन एंड देयर एलाइज वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो प्रेजेंट वहां पर सेटअप है वो कोलैप्स हो, पॉलिटिकली कोलैप्स हो, इकोनॉमिकली कोलैप्स हो, और बड़ी ज्यादती जो है बिल्कुल सामने है कि उनके जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके लिए भी खुले रास्ते नहीं है, वो खुद भी उनके पैसों पे बैठे हुए हैं जिस तरीके से भी है। तो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, सम सेंट्रल एशियन कंट्रीज, टर्की, दीज आर दी कंट्रीज दोज आर वेरी मच इंटरेस्टेड किसी तरीके से कि यहाँ पर कोई अमन अमान हो अफगानिस्तान में और कोई रेल पेल शुरू हो। पैसे की रेल पेल की बात कर रहा हूँ, ये जो BRI है सी पैक के थ्रू ऊपर नॉर्थ की तरफ जाए और इसके रास्ते और खुले, और खुद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशिया भी इस बात का मुंतजर है कि ये जो ब्लॉक है, मैं ब्लॉक उस सेंस में कह रहा हूँ रेजिस्टेंस के सेंस में, ये जो अफगानिस्तान है इट इज अ सॉर्ट ऑफ ब्लॉक जिसने सेंट्रल एशिया को भी लैंडलॉक्ड रखा हुआ है और रशिया को भी इस पोर्शन से, कि अगर वो चंद एक जो सेंट्रल एशियन कंट्री से होता हुआ अफगानिस्तान को आराम से अबूर कर ले तो वो ईरान को तो पहले ही उसकी एक्सेस है, तो ये एक्सेस डबल उसकी हो जाती है। इंडियन ओशन में उनका जाने का पुराना ख्वाब है। तो ये जैसे वो जन साहब कह रहे हैं कि चाहे मुल्क छोटे हों या बड़े हों, बाज़ औक़ात बड़े मुल्कों की भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो रशिया की भी इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान में अमन अमान हो और वो सारा कुछ, और वो नॉर्थ साउथ एक पाइपलाइन बचाना चाह रहे हैं पाकिस्तान तक, उस सिलसिले में वो हो। तो मेरा ख्याल है कि टाइमिंग्स के लिहाज से, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मामला चल रहा था यूक्रेन का, ये पाकिस्तान से के लेवल से बहुत ऊपर का मामला है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो है ना उसमें कोई डेंट डाल सकती है ना उसमें उसको कोई बढ़ावा दे सकती है।
तो ये वैसे ही एक ये रिस्क जरूर लिया क्या है पाकिस्तान पाकिस्तान के ने। लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है? जी, वही मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, उनमें से काफ़ी सारी मुश्किलात तो पहले से पैदाशुदा हैं। कि आप देखिए कि FATF में अमेरिकन कोई हमारी हेल्प नहीं करते। IMF जो है वो हमें हमारी गर्दन दबोचने में हर हर अगले दिन अपना स्ट्रेंगल होल्ड और मजबूत करता चला जा रहा है। और जो वो बात करते हैं वो सारा मुद्दा जो है अफगानिस्तान का वो पाकिस्तान पे डाल दिया है। और बहुत सारे आपने देखा होगा जब उनकी ये हेयरिंग्स हो रही थी, सेनेट हेयरिंग, तो उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के मतलब बात इन कैमरा करेंगे, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है पाकिस्तानियों को कि वो खुल के बात जो बाहर नहीं कर रहे तो क्या बात करना चाह रहे हैं। तो अमेरिका और वेस्ट में हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं नेचुरली। अभी भी हमारी एक्सपोर्ट्स की मेन डेस्टिनेशन जो है वो उधर है। और फिर ये है कि खासकर मिडिल ईस्ट का ब्लॉक जो है अभी भी वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है, जो कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में नज़दीक है। तो पाकिस्तान के बड़े गहरे इंटरेस्ट हैं वेस्ट में, अमेरिका में। बट फिर रवैयों का देखें, थोड़ी सी उसमें रेसिप्रोसिटी तो होती है ना, कि अगर आपको एक साइड पे बुरा भला कहते रहे और फिर भी आप उन्हीं की टांगे पकड़े रखें, तो प्रॉब्ली वो एक अच्छी डिप्लोमेसी तो उसको मैं नहीं कहूंगा गो के। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना और रशिया, अगर कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, कतर, पाकिस्तान, सब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अगर ये पाकिस्तान इनके साथ बना ले किसी तरीके से, जो कि बड़ी हद तक है, 70-80% हुआ है, बाकी कुछ काम करने की जरूरत है। उसमें बस ये देखना होगा कि अगर तो मिडिल ईस्ट टोटली टो कर ले अमेरिकन लाइन, तो फिर पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं। जहां तक यूके और अमेरिका का, वो तो हमें पता है कि वो तो जो भी हम ऐसा काम करेंगे जो उनको पसंद नहीं होगा। जर्मनी और फ्रांस बाज़ औक़ात थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं, अगर मैं ये कहूँ उस लिहाज से। तो यूरोपियन यूनियन के कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान अमेरिकन नाराजगी के बावजूद कुछ ना कुछ अपना इंग्रेस रख सकता है। मिडिल ईस्ट में ये मुमकिन है। चाइना देख रहा है पाकिस्तान की तरफ, गो के चाइना ने हमें कभी नहीं कहा, और ना वो, जैसे अभी जनरल शर्मा भी बात कर रहे थे, चाइनीज डिप्लोमेसी वेरी सटल, और उनके जो एक्शन है बड़े सटल हैं। वो अपना सीधा उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर जोर रखा हुआ है, और वो जो मसल इकोनॉमिक मसल बनता चला जा रहा है, बाकी चीजें खुद ब खुद फॉल इन प्लेस हो रही हैं साथ ही साथ। तो मेरा ख्याल है कि दिस वाज द टाइम के पाकिस्तान ने अदरवाइज भी ये शो करना था अमेरिकन को कि हम आपसे काम बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन अब हमें थोड़ा सा सांस लेने का मौका दें, और हम कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी मर्जी के मुताबिक सीधा भी करना चाह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि उसमें ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये जो ट्रिप है, इसकी अगर कोई सिग्निफिकेंस है तो वो ये है कि वो वेस्ट को एक पैगाम देना चाह रहे थे कि बेटर वॉच आउट, हमारे पास जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये बात है। और मेरा ख्याल है कि इस किस्म का थोड़ा सा देना ज़रूरी भी था, इसलिए कि हमें बहुत ज़्यादा स्क्वीज किया गया और किया जा रहा है अभी भी। और जब तक आप अपने लिए सांस लेने का रास्ता खुद नहीं बनाएंगे, तो ये, क्योंकि हमने ये देखा है, ये एक दुनिया का दस्तूर है कि जब आप किसी से, आप हों भी छोटे, हों भी कमज़ोर, और आपकी बात में भी कमज़ोरी हो, तो आपके एक्शन में भी कमज़ोरी हो, तो फिर आप कहीं के नहीं हैं। आपको अपना जो कुछ भी है, ठीक है, पोटेंशियल हर मुल्क का अपना अपना है। पाकिस्तान ऐसा कोई गया गुजरा मुल्क नहीं है, और पाकिस्तान को चाहिए कि जितना वो मुल्क है उससे ऊपर बेशक ना खेले, नॉट अबव योर वेट, बट अपने वजन के मुताबिक तो खेले। और मेरा ख्याल है कि उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होती है। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि भी सारी दुनिया मुझसे खुश रहे और मैं अपनी चाल चलता रहूं। दैट नेवर हैपेंस इन द वर्ल्ड। आपको ये थोड़ा सा ले और दे के मामले में पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ लीन करे, तो उसकी तकलीफ ज्यादा है। और मेरा ये अपना ख्याल ये है कि अगर हम विसिनिटी देखें चाइना की, और विसिनिटी देखें रशिया की और सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, ऑल्दो आजकल फिजिकल विसिनिटी इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि इकोनॉमिक हाथ बड़े लंबे हैं सबके। और अगर हम एक फ्लैटनिंग पावर, एक राइजिंग पावर का आपस में मुवाजना करें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि ये जो ट्रिप है ये पहले से ऑर्गेनाइज था, आखिरी मोमेंट पर कैंसिल नहीं किया जा सकता था। तो 2019 में जनरल असेंबली से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा था कि हम मलेशिया और शायद ईरान की उन्होंने बात की इनके साथ मिलके, और हम टर्की
हम मलेशिया और टर्की के साथ मिलके एक टीवी चैनल बनाएंगे इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए। उसके लिए जब कॉन्फ्रेंस बुलाई गई मलेशिया में, खान साहब को इनवाइट किया गया, तो आखिरी वक्त पर सऊदी के दबाव में उन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस में ना जाने का फैसला किया। तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार पाकिस्तान ने कोई अपने कमिटमेंट को अपहोल्ड किया है, कैंसलेशंस हो जाती हैं। जी, ये बात आप सही कह रहे हैं, और वो मेरा ख्याल है कि वो भी गलत था। क्योंकि इसमें मैं छोटी सी आपसे बात कर दूं कि देखिए, OIC के अंदर ही अरब लीग एक ऑर्गेनाइजेशन एंड यू नो इट। तो अगर अरब मुसलमान ममालिक के अंदर कोई अपनी अरब लीग बना सकते हैं, तो जो नॉन अरब्स हैं वो अपनी लीग क्यों नहीं बना सकते? ये मेरा आर्गुमेंट है, गलत हो सकता है। तो मेरा ख्याल उस वक्त इमरान खान साहब का तजर्बा भी कम था, जरा उनको कम टाइम हुआ था, और दूसरी बात मुझे नहीं पता उस वक्त उनको क्या एडवाइस किया गया। आई थिंक दैट वाज द टाइम यू शुड हैव गॉन फॉर दैट, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग टाइम हमारी उनके साथ हमेशा वी हैव हेल्प ईच अदर। ठीक है, वो हमारी अगर पैसों से हेल्प करते हैं, तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में, जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ, जो ये कहता है कि सऊदी अरब को हम अपने तमाम कुव्वत इस्तेमाल करके बचाएंगे, स्पेशली ये जो मक्का और मदीना दोनों, और कोई मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं कहता। तो ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है कि सऊदी अरब हमारे ऊपर एहसान करता है, वो करता है, दोस्त है, भाई है। हम भी उनके साथ जिस तरीके से खड़े होते हैं, बहुत कम मुल्क ऐसे खड़े हो पाते हैं। लेकिन वो एक उस वक्त का डिसीजन था, ये आज का डिसीजन है, उसमें काफी दरमियान में टाइम गुजर गया है। तो मेरा ख्याल है कि आज का ये डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त है। आज का ये डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात तो आपने कह दी। इसी साल के अगर हम जो लास्ट ईयर जो है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक के ट्रेड फिगर्स अगर हम देखें, तो $71 मिलियन की ट्रेड हुई है पाकिस्तान और रूस के दरमियान। इन कंपैरिजन आपकी जो टोटल आपकी ट्रेड है, आपकी एक्सपोर्ट्स अराउंड $15 बिलियन के, उसमें आधे से ज्यादा जो हैं वो वेस्ट की तरफ हैं। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा ये बैलेंसिंग एक्ट को बना के रखना रूस और वेस्ट के दरमियान? जी, इसमें कोई शक नहीं है, आप सही कह रहे हैं कि देखें, कौमों के जो ताल्लुकात होते हैं वो कोई जज्बात पर मुनहसर नहीं होते। यही ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपने जिक्र किया है, और कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत कम ट्रेड है, और फिर उसमें पता नहीं कि आगे पोटेंशियल कितना है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर पाकिस्तान ये महसूस करे कि बावजूद इसके कि एक तो आपने ट्रेड की बात की, डायस्पोरा उसके अलावा है, जो रिमिटेंसेज हैं जो वहां से आती हैं वो उसके अलावा है। तो ये इसमें ये तो बड़े गहरे वहां पर है। हम मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाया पाकिस्तान ने जिससे कि इतना कोई नाराज हुआ हो अमेरिका के, वो जो है कहे कि जी हम आपको ये ट्रेड बंद कर देते हैं, या आपके लोगों को वापस भेजते हैं, या मिडिल ईस्ट को कहे कि आप लोगों को वापस भेजें। तो पाकिस्तान ने एक कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो लिया है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अचानक बहुत बड़ा स्विंग करने के बजाय, जैसे बैरी जहाज टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता मोड़ काटता है, इसी तरीके से जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम मोड़ नहीं काट सकती, आहिस्ता आहिस्ता ही उसको मोड़ काटना। और फिर ये है कि अमेरिका के भी कुछ इंटरेस्ट हैं, गो कि वो आपको शो तो ये कर रहे हैं ना कि ये भी हमारा कोई लेना देना नहीं है इस खित्ते से। और एक्चुअली आप देखें, जो हम लोग जो फौजी जो इस बात को समझते हैं, ठीक है, वो एक कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी से निकलकर, अफगानिस्तान वगैरह से निकल के अभी इंडियन ओशन में चले गए हैं, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, उसके बाद वो ऑकस बना रहे हैं, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे गए हुए हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इसमें कि चाइना जो मल्टीपल रूट्स खोल रहा है, बर्मा के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू, आप जस्ट सी द नंबर ऑफ चैनल्स व्हिच दे आर ओपनिंग। तो अगर ये अमेरिका कहे बेशक बज़ाहिर कि जी अभी हमारा इधर कोई, और फिर ये कि उनका बहुत गहरा हलीफ इंडिया इस इलाके में मौजूद है, तो ये मैं नहीं मानने को तैयार कि अमेरिका का यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका के यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट है, एंड दे आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान। वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आपने देखा होगा जब चाइना जा रहे थे हमारे वजीर आजम, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अब भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी लीडरशिप को ये चाहिए कि अभी अपनी बार्गेनिंग जरा अच्छी करें, उसको जरा लीवरेज करें, और अब जो है ना वो कोशिश करें कि हम सस्ते ना बिकें। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उस लाइन पे चल पड़ा है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं, भारत की का जो इस पूरे क्राइसिस के अंदर रिस्पांस रहा है, उसे आप
और पाकिस्तान में किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान तो समझता है कि भारत ये जो जिस तरीके से वो बैलेंसिंग आउट की कोशिश कर रहा है, और हम ये भी समझते हैं अच्छे तरीके से, जो लोग पावर पोटेंशियल को समझते हैं कि जो भारत का साइज है, जो भारत का क्लाउट है, वो ये कर सकता है उसमें। और ये भी पाकिस्तान को अब समझ आ गई होगी, आई एम वेरी श्योर, के रूस के साथ हमारे ताल्लुकात जो है ना, भारत के प्रिज्म से देखा जाना जरूरी नहीं है। हम इसको चाइना के प्रिज्म से भी देख सकते हैं और अपने डायरेक्ट बायलैटरल रिलेशन की तरफ से भी देख सकते हैं। और ऐन मुमकिन है कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई डिटांट पैदा हो जाए, कोई बेहतरी की सूरत हाल पैदा हो जाए। क्योंकि वो अगर दोनों का दोस्त बन जाता है तो ऐन मुमकिन है कि कोई हमारे मसाइल हल करने में, कि मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि सिर्फ अगर कभी सालसी की बात आ जाए, कभी ऐसी बात हो कि भी भारत और पाकिस्तान, ये तो हमें पता है कि कभी अपने मसाइल खुद हल नहीं कर पाए, इट इज अ हिस्ट्री, हमेशा किसी तीसरे को आना पड़ता है और हमें आप बैठाना पड़ता है और मनाना पड़ता है कि आप ये कर लें, आप वो कर लें। तो जब से ये अमेरिका ने बड़े गहरे एग्रीमेंट्स कर लिए हैं भारत के साथ, तो आई एम ऑलवेज कॉशनिंग माय लीडरशिप कि अभी आप अमेरिका को ना मानिएगा दरमियान में सालिस, क्योंकि वो न्यूट्रल सालसी नहीं करेगा। तो अभी अगर सालसी करनी होगी कभी, तो मेरा ख्याल है कि कंसोर्शियम ऑफ कंट्रीज होने चाहिए, जिनमें रशिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, चाइना हो सकता है। चाइना हमारा दोस्त, अमेरिका आपका दोस्त, और रशिया दोनों का दोस्त, अगर इस किस्म का हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारे आपस के मसाइल हल होने में भी इसमें बेहतर हो सकते हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कम से कम मेरी तो ये सोच है, मैं नहीं समझता कि और बाकी एनालिस्ट पाकिस्तान में क्या सोचते हैं। हमें अब ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि किसी भी मुल्क के जो ताल्लुकात हैं, वो आपके जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर इस तरीके से असरअंदाज नहीं होने चाहिए कि जब तक आप उससे कुट्टी नहीं करेंगे मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन में जी। ठीक कह रहे हैं आप। जनरल शर्मा, आप जनरल लोधी की बातों को अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो प्लीज माफ करें, इनसे थोड़ी लंबी बात हो गई। नहीं, देखें, मैं जनरली दूसरे कंट्री के ऊपर कमेंट करना तो ठीक नहीं है। दो चीज़ें जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आती, कि पहली है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजिट थी, हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि या तो इस विजिट के अंदर कुछ एग्रीमेंट साइन होंगे या कोई जॉइंट स्टेटमेंट होगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं हुई। और जो दूसरी कनेक्टेड चीज़ है कि अमेरिका की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है विज़ावी पाकिस्तान, और कुछ उनके कुछ आई थिंक 60-70 मिलियन डॉलर्स का जो कुछ है, उन्होंने उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ने सारी ये चीज़ें कैलकुलेट की होंगी, और बेस्ड ऑन दोज कैलकुलेशंस दे वुड हैव टेकन अ स्टैंड। बट इससे थोड़ा सा पहले ही रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान वो काफ़ी टेंस चल रहे हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर मेरे हिसाब से यूएस पाकिस्तान रिलेशन में आ सकता है, मेरा ये खुद अपना मानना है। एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि इस वक्त इस रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है, आप इसका लाइकली आउटकम क्या देखते हैं? जनरल लोधी, पहले आप अगर बात करें तो बेहतर होगा। जी, मेरा ख्याल बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि देखें, क्या मकसद था अमेरिका और एलाइज का, कि वो बार बार सिर्फ रूस यही कह रहा था ना कि जी हमें अंडरस्टैंडिंग दें, अंडरटेकिंग दें कि आप इसको नेटो में शामिल नहीं करेंगे। ना ये यूक्रेन के सदर ने ये बात कही, ना ही नेटो की तरफ से ये बात आई। तो मेरा ख्याल वो एक चीज में कामयाब हो गए हैं, मैं वेस्ट की कामयाबी की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने एक परमानेंट तलखी पैदा कर दी है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो एक 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 वेल एस्टेब्लिश्ड बफर जो है वो बन गया है। यूक्रेन पर बेशक जितना मर्जी असर रसूख अभी हो जाए रूस का, चाहे वो रजीम चेंज कर दें, चाहे वो कुछ भी कर दें, लेकिन जो एक माहौल पैदा हुआ है, जो यूक्रेनियंस हैं उनकी उनकी अक्सरियत जो है, वो मेरे ख्याल कभी भी प्रो रशियन नहीं हो पाएगी। तो ये एक चीज मैं समझता हूँ कि ये एक हासिल कर लिया है। गो के जो लूजिंग साइड है वेस्ट की, वो ये है कि जो उनके दोस्त हैं, हलीफ हैं, उनको थोड़ा सा ये जहन में बात आएगी, जैसे पहले आपने की, कि ये कितने रिलायबल हैं। जहां तक रशिया है, रशिया इस चीज का उसने इंश्योर कर लिया है कि
नेटो उनकी सरहद पे आके नहीं बैठेगा वाया दिस, बाकी और जो पर जो है सो है इधर जो है और वो जो क्रेमिया है जहां पर जैसे अभी जन साहब ने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी फ्लीट के लिए, वो उनके कंट्रोल में रहेगा। तो रूस को हमेशा से थोड़ी सी कोशिश और पावर के साथ यूक्रेन को कंट्रोल करना पड़ेगा हमेशा के लिए, फॉर सम फोर्सिबल फ्यूचर दैट आई कैन सी। और उन्होंने तलखी पैदा कर दी है, बट अल्टीमेटली रशिया विल आई थिंक सक्सीड इन गेटिंग देयर ऑब्जेक्टिव के यूक्रेन फॉर मेनी इयर्स विल नेवर बी एबल टू बिकम अ पार्ट ऑफ नेटो। जी जनरल शर्मा, आप इस जंग को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? आपकी नजर में इसका लाइकली आउटकम क्या होगा? पूरी सिचुएशन से एक चीज जो उभर के आई है वो है कि देयर इज अ न्यू नॉर्मल विच रशिया हैज क्रिएटेड, और वो ये न्यू नॉर्मल है कि भाई हम अभी एक ग्रेट पावर हैं और हमारी जो रिस्क टेकिंग प्रोफाइल है वो बहुत ऊपर है, और आप बिला वजह जो हमारी रेड लाइंस को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। और इसमें मुझे लग रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल मैप यूक्रेन का वो बदली होके रहेगा। मैं जनरल लोदी साहब से एग्री करता हूँ। और एक ना ही फ्रॉम यूक्रेन, लेकिन जितनी भी ऊपर आपकी जो बाल्टिक स्टेट्स हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उनसे एक न्यूट्रलिटी की जो एक तरह से गारंटी ले लेगा रशिया कि आयदा ज्यादा आप एक्साइट होने की कोशिश ना करें नेटो को लेके। कॉकसस के नीचे कंट्रीज हैं, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, तो एक इसको एक सिक्योरिटी देगी, लेकिन उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो है टू गेट डी लिंक्ड फ्रॉम ग्रेटर यूरोपियन ड्रीम ऑफ रशिया। और ये अपने आप को हमेशा एक यूरोपियन पावर समझती है रशिया। पिवट टू एशिया वाज अ कंपल्शन, एक बैलेंसिंग एक्ट था। मुझे लग रहा है कि अब कुछ देर के बाद जर्मनी और फ्रांस फिर एक रोल अदा करेंगे कि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है दोबारा इनके बीच में शुरू हो। और वो चीज किस चीज के ऊपर वो डिस्कशन होगा? एक तो होगा डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस इन ईस्टर्न यूरोप। सेकंड चीज जो है, जैसे एबीएम ट्रीटी से विड्रॉ कर गए थे 2002 में अमेरिकन, और उसके बाद आईएनएफ ट्रीटी से मेरे ख्याल में 2 साल पहले वो विड्रॉ हो गए, और ट्रंप वाज नॉट कीन टू एक्चुअली एक्सटेंड स्टार्ट ट्रीटी उनके साथ। हो सकता है इन ट्रीटीज के ऊपर दोबारा से बातचीत हो। और जो एक्टिवेशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल है जिसका रशिया एक हिस्सा, और इस साल भी उसकी मीटिंग हो सकता है एक रशिया को वो उसमें एंट्री दें कि वहां पे भी कुछ डायलॉग शुरू हो। लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन अफेयर। मुझे नहीं लगता, स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट इनका आपस में इतना बढ़ चुका है कि ये सारी चीज को दोबारा नॉर्मलाइज करने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन जो रशिया के जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ईस्टर्न यूरोप को लेके, मुझे लग रहा है कि रशिया और नेटो उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं है। In the meanwhile, Russia will also understand the limits of its pushing the military envelope, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस का लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होता है 3 या 4 साल में, वो भी चीज देखना पड़ेगा। और इट कैन नॉट टोटली पुट इटसेल्फ इन द चाइनीज ऑर्बिट। आई मीन वो अपनी ये ऑप्शन को फोरक्लोज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि पुतिन कब तक रशिया की लीडर रहते हैं, आगे आने वाले अंदर उनके क्या इंटरनल डायनामिक्स हैं। आप देखें रशिया के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं इसको लेके, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एंड इसने बैन कर दिया कि जो डेमोन्स्ट्रेशन करेगा उसको अंदर बंद कर दिया जाएगा और ट्रेजन का चार्जेस लगाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया के अंदर इसका जो यूक्रेन ऑफेंसिव उसका अंदर ये कोई असर नहीं होगा, एंड ऑल रशियंस आर ऑन द सेम पेज। तो इंटरनल डायनामिक्स, अब इलेक्शन भी आने वाले हैं आगे, ये सब चीज देख के आई थिंक वी आर इन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, एंड वी हैव टू बी एक्सट्रीमली एस्ट्यूट एंड डिसर्निंग टू actually read the tea leaves rather than making very bland and very and look at the whole relationship in a very very binary kind of a from a framework। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी
आज आप दोनों ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है उसके ऊपर, और भारत और पाकिस्तान के हवाले से भी हमारी क्या जो हमारी अपनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हमारी अपनी पोज़ीशंस जो हैं, उनके हवाले से भी आपने बात की। आपसे किसी रोज़ हम फिर बात करेंगे एक नए मौजू को लेकर। आज आप दोनों ने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया जन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। Nice talking Thank to you, you. Nice Arvind. having Thank you. Thank you. Thanks a Look lot. forward. Look forward. खुदा Thank you. हाफ़िज़। Bye. Thank you.